A very warm welcome to all my dear students। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का अब तक 5 वीडियो 5 क्लास कर चुके हैं, जिसमें आपको बताया गया किस किस टर्म के बारे में वो एकदम यहां सेट होना चाहिए। आपको बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक करंट किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, मोबिलिटी, current density, relation between current and drift velocity, relation between current density and mobility, relation तो आप किसी में भी निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी के एक्सप्रेशन, रेजिस्टिविटी के एक्सप्रेशन, ओम्स लॉ का प्रूफ, सब कुछ आपके दिमाग में बोलते के साथ हम क्लियर होके आना चाहिए। इफ नॉट, जाके पहले के सारे वीडियो को रिवाइज करें तब इस वीडियो पे आए। इस वीडियो में हम पिछले से रिलेटेड ही कहानी बताने जा रहे हैं और टॉपिक का हमारे नाम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, इसमें दो तरह से पढ़ेंगे। एक बार पढ़ेंगे इन केस ऑफ कंडक्टर और एक बार पढ़ेंगे इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर देखिए, सेमी कंडक्टर चैप्टर 14 में है, बहुत डिटेल में, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर 14 सेकेंड लास्ट चैप्टर आपका एनसीईआरटी का और सीबीएसई के हिसाब से लास्ट चैप्टर। सीबीएसई में चैप्टर 15 नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम सिलेबस से हट गया है। तो देखो यहां ध्यान से, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। मैं आपको पिछला क्लास का एक बात याद दिला दूं। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया है आप लोगों को I इज इक्वल टू एन ए वी डी और वी डी इज इक्वल टू आपको पता है ई टाउ बाई एम और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल बाई लेंथ ईवी टाउ बाई एम एल। वीडी के जगह पे ये डाल दो और जो दिख रहा है वो खाली बोल दो एनी ए, और वीडी के जगह पे क्या आएगा ईवी टाउ बाई एम एल, ईवी टाउ बाई एम एल आएगा ये तुम्हारा। तो ये हो जाएगा ई इंटू ई स्क्वायर, तो एनी स्क्वायर एवी टाउ बाई एम एल। अब v को यहां छोड़ दो और i को इधर ले जाओ और बाकी सब एक तरफ कर दो। v और i का कहानी एक तरफ कर दो और बाकी सब एक तरफ, तो ml इधर आ गया बाई एनी स्क्वायर टाउ ए, इधर हो गया v बाई आई। अगर आपको ये टफ लगा ये लाइन तो अपने से करके देख लो, आसान लगेगा। और वोल्टेज बाई करंट को ओम्स लॉ से जो 10th में भी पढ़े होगा रेजिस्टेंस कहा जाता है, तो आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव हो गया एम एल बाई एनी स्क्वायर टाउ ए। ऑल्सो आप लोग ये भी जानते हैं कि रेजिस्टेंस रो एल बाई ए होता है। दोनों को इक्वेट करो, दोनों ही रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे रो एल बाई ए इक्वल टू हो जाएगा एम एल बाई एनी स्क्वायर टाउ ए। आप देख सकते हैं एल ए खत्म, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया एम बाई एनी स्क्वायर टाउ और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कंडक्टिविटी कहलाता है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। इसको बस उलट दो एनी स्क्वायर टाउ बाई एम। ये पिछला वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, एक बार रिपीट कर दिया क्योंकि मुझे इस वीडियो में बस मुझे इतना ही का काम है, बाकी का काम नहीं है, समझोगे ध्यान से।
लिखा हुआ हर कोई है, छाप हर कोई लेता है, मेन आप बाकी से अलग कैसे हो रहे हो, आप सोच रहे हो, और वही आपको बाकी लोगों से अलग करेगा। और सोचा जाए, आपको जो दिख रहा है आपको वही बोलना है। बताओ, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ दिख रहा है, मैंने बोल दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया दिख रहा है, मैंने लिख दिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसके अलावा आप देखोगे तो रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है एन के ऊपर। एन के ऊपर, एन को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में आपको डिटेल में दिया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अलग अलग मटेरियल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है 6 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स। इतना लिखेंगे तो ये गलत है, इतना इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है, बल्कि पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में एल्युमिनियम में लगभग इतना इलेक्ट्रॉन होता है। इसको हम और आप चेंज नहीं कर सकते, अप्रोक्सीमेटली ये होता है। और अगर कॉपर में बोले, कॉपर में, तो कॉपर में यह संख्या 8.5 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होता है पर मीटर क्यूब। अब आप देख के बताओ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कहां है, एल्युमिनियम या कॉपर? तो ज्यादा अच्छा करंट का फ्लो किसमें होगा, कॉपर में या एल्युमिनियम में? कॉपर में भाई, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा। इसलिए सुने होंगे घर में कॉपर का तार जो महंगा लोग होता है दौड़ाता है, जिसके पास पैसा होता है वो लोग कॉपर का तार से काम चलाता है। कहीं कॉपर का तार में करंट जो है वो आसानी से फ्लो करता है। कॉपर के तार का डेंसिटी ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम, विरोध कम होता है। उम्मीद है समझे होगे। एसी भी जो आता है तो एसी में कॉपर वाला जो एसी होता है वो ज्यादा महंगा मिलता है। पंखा में भी सुने होंगे कॉपर कॉइल से बना हुआ है, वो ज्यादा महंगा पंखा मिलता है। कॉपर कॉस्टली होता है, उसमें करंट अच्छा से फ्लो करता है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है, करंट का वैल्यू ज्यादा। क्या हमको क्या दिखा, हमको ये दिखा रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे किया, नेचर ऑफ मटेरियल पे। हमको ये दिख गया कि रेजिस्टेंस डिपेंड किया नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के नेचर पे। इसके अलावा आप यहां देख सकते हो, यहां पर ये भी भाई साहब है रिलैक्सेशन टाइम। और ये जो रिलैक्सेशन टाइम जैसा ही बोला मैंने, आपके दिमाग में इसका हिंदी आ जाना चाहिए। जैसे व्हाइट मतलब क्या होता है, व्हाइट उजला, रेड मतलब लाल, ग्रीन मतलब हरा। रिलैक्सेशन टाइम मतलब दो टक्कर के बीच का एवरेज टाइम इंटरवल। अगर जल्दी जल्दी टकरा रहा है तो दो टक्कर के बीच में टाइम कम बीतेगा, और टाइम कम बीतेगा तो रिलैक्सेशन टाइम भी कम हो जाएगा। मतलब जल्दी टकराने पे रिलैक्सेशन टाइम घट गया, और देर देर में टकरा रहा है तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ गया। तो यहां क्या कहानी है कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो तो रैंडम होता रहता है, एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन टकरा टकरा करके आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ना मेरे दोस्त, तो इलेक्ट्रॉन का जो रैंडमनेस है वो इंक्रीज कर जाता है, वो चलेगा कम और टकराएगा। अब ऐसे ऐसे जहां एक बार टकरा रहा था यहां से यहां तक में, अब 2 बार टकराने लगा। फॉर एग्जांपल, चलेगा कम और टकराएगा ज्यादा। तो बताओ विरोध बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। ऊपर वाला जो है ये लोअर टेम्परेचर पे है,
और जो नीचे वाला है ये हाइयर टेम्परेचर पे है। तो तुमको फिगर से क्या दिख रहा है, लो टेम्परेचर पे कॉलिजन ज्यादा हो रहा है या कम, तो लो टेम्परेचर पे कॉलिजन कम कम हो रहा है। कॉलिजन मान लो एक बार यहां हुआ, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां। हाई टेम्परेचर पे कॉलिजन क्या कर गया, बढ़ गया। इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन। फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन मतलब होता है कॉलिजन पर सेकेंड। मान लो पहले अगर 1 सेकेंड में 4 बार टकरा रहा था, तो अब 1 सेकेंड में 8 बार टकराएगा, 7 बार टकराएगा, जो भी होगा ज्यादा टकराएगा। तो बोलो जब टेम्परेचर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन बढ़ जाएगा, यानी कॉलिजन पर सेकेंड बढ़ जाएगा। और ज्यादा कोलाइड होने का मतलब है कि कम टाइम इंटरवल बचेगा दो टक्कर के बीच में, यानी रिलैक्सेशन टाइम छोटा हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम छोटा होगा तो रेजिस्टेंस, मतलब बताओ टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ना जाएगा। तो बताओ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन केस ऑफ कंडक्टर कितने लोग सीख गए। बताओ टेम्परेचर का असर रेजिस्टेंस पे क्यों पड़ा, बिकॉज ऑफ रिलैक्सेशन, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड कर जाता है टेम्परेचर पे। रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो देखो हम लोग ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, ध्यान दो, हम लोग इस कहानी को ऐसे भी बोल सकते हैं। एक तो यहां से समझा दिया, रेजिस्टिविटी का काम ही नहीं होने दिया, या ऐसे भी बोल सकते, सुनो ध्यान से और दोहराओ मेरे साथ समझ समझ के। बोलो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन बढ़ जाएगा कंडक्टर में, मतलब पर सेकेंड ज्यादा टक्कर होने लगेगा। और फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन बढ़ जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा तो रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी। आप रेजिस्टिविटी को बीच में एंट्री दे सकते हो, बोथ आर इक्वली करेक्ट। तब तो रेजिस्टेंस के बारे में लिखा था मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टी, और रेजिस्टिविटी डिपेंड कर जाता है नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर है क्या, है रिलैक्सेशन टाइम, ये अलग बात है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ये। आई होप कि आपको सुपर क्लियर होगा। तो इस बात को चलो मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट में, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो बोलेंगे इन केस ऑफ मेटल्स या कंडक्टर, जो बोलो, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री when temperature increases, when temperature increases, average kinetic energy of electrons increases, average kinetic energy of electrons increases, average kinetic energy of electron increases, as a result of which, as a result of which frequency of collision increases, frequency of collision increases। अब बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन इंक्रीजेस मतलब ज्यादा टकराने लगा पर सेकेंड, तो क्या हुआ इससे, देन रिलैक्सेशन टाइम क्या
डिक्रीजेस। और यहां पे हम ब्रैकेट में कहानी लिख दिया, रेजिस्टिविटी होता है m बाई एन स्क्वायर टाउ। क्लियरली हम देख सकते हैं कि रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। तो बताओ रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, सो कौन इंक्रीजेस? रेजिस्टिविटी इनवर्सली है ना, सो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या इंक्रीजेस। अब बताओ रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर गया तो मेरे पास रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला है रो एल बाई ए। तो बताओ रेजिस्टिविटी बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा? बढ़ जाएगा। हेंस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो आप इन शॉर्ट क्या कह सकते हो? बोल सकते हैं रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, जब टेम्परेचर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। आपको दिख रहा है जो वही बोल रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। तो बताओ कंडक्टर के केस में कंक्लूजन क्या हुआ कि रेजिस्टेंस जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? चेंज इन टेम्परेचर पे, या सिंपली रखो टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा? बढ़ेगा। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस और बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एंड वाइस वर्सा। बताओ घटने का अगर स्टेटमेंट लिखना हो तो कैसे लिखते? बोलो, इन केस ऑफ मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन decreases, as a result of which frequency of collision decreases, then relaxation time increases, so resistivity or specific resistance decreases and hence resistance decreases। उसका उल्टा हो जाता। और मान लो तुमसे पूछ देते इफेक्ट ऑन करंट, करंट पर असर बताओ, तो यहां तक आने के बाद एक लाइन और बढ़ा देते, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस हेंस करंट डिक्रीजेस। अरे करंट के लिए क्या कोई अलग स्टेटमेंट याद करेंगे? ओम्स लॉ से क्या होता है? V इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू, तो बताओ रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो करंट क्या करेगा? तो करंट के साथ भी हमको कहानी समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किसका कहानी आपको हम समझाया? इन केस ऑफ कंडक्टर। अब आते हैं इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर। देखिए ध्यान से, पहले तो ये समझते हैं सेमी कंडक्टर क्या होता है। ये पूरा एक चैप्टर ही है, बड़ा सा चैप्टर 14 है। सिर्फ थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखो, जिस एलिमेंट के पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करता है। जैसे सोडियम के आखिरी के शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन को कमी है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देके Na प्लस बन जाता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl माइनस बन जाता है, और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है NaCl। तो जिसके आखिरी के शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो वो दे देता है, जिसके आखिरी के शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो वो ले लेता है, लेकिन जिसके आखिरी के शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो उसको बड़ा दिक्कत है, उसको दिक्कत है, वो ना देना चाहता है ना लेना चाहता है। बोलेगा देने लेने दोनों में तो बराबर मेहनत है, तो शेयर कर लेगा। और वही आता है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर वैसा एलिमेंट होता है जो ग्रुप 14 में लाई करता है, जो टेट्रावैलेंट होता है, जिसका वैलेंसी 4 होता है। तो पहले तो हम लोग ये समझा कि सेमीकंडक्टर किस ग्रुप में लाई करता है, तो दे लाई सेमीकंडक्टर्स
lie in group 14. They are tetravalent. They are tetravalent. टेट्रावैलेंट समझे ना, जिसका वैलेंसी 4 हो गया तुम्हारा। देखो यहां ध्यान से, जैसे मान लो जर्मेनियम ले लिया, उस ग्रुप के एक एलिमेंट, जर्मेनियम ले लो, सिलिकॉन ले लो। एक जर्मेनियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल में? 4। ये एक जर्मेनियम बोलेगा 4 जर्मेनियम आ जाओ, और सारे जर्मेनियम के साथ हम एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन दे या ले नहीं लेता परमानेंटली, दे लेता या ले लेता तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाता। ये शेयर कर रहा है, और शेयर करके जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये कमजोर बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। जाहिर सी बात है, कोई मेरा है तो बस मेरा है, लेकिन कोई चीज अगर पार्टनरशिप में है, शेयरिंग है, तो वो कमजोर होता है देन द इंडिविजुअल वन। उसमें हमेशा कुछ ना कुछ झगड़ा होता रहता है। जहां कोई हीट दिया, दिमाग खराब हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, तो पार्टनरशिप टूटने के कगार पे आ जाता है। तो यहां भी एक जर्मेनियम, बताओ 4 जर्मेनियम के साथ मिल करके एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। कितने लोगों को दिखा? क्या कंप्लीट कर लिया? और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये करेंगे, पूरा चेन बनता है, जिसको नाम सुने होंगे कैटिनेशन। पूरा का पूरा एक ग्रुप चेन बनता है तुम्हारा। तो इस तरह से ये पूरा चेन बनेगा। यार हमको यहां से काम है, ये पूरा बोर्ड भी भर देंगे तो अपना चेन बनता रहेगा। तो बताओ, सबसे पहले ये बताओ, ये कौन सा बॉन्ड कहलाता है? ये कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब आगे सुनो, जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा, एट 0 केल्विन, याद रखना 0 केल्विन पे एक भी बॉन्ड टूटा हुआ नहीं रहेगा। 0 केल्विन पे एक भी बॉन्ड टूटा हुआ, तो जब बॉन्ड ही नहीं टूटा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो कंडक्टर कहलाएगा या इंसुलेटर? इंसुलेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और इसमें करंट कितना होगा? 0। अरे इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, चार्ज का फ्लो होगा, तब ना करंट आएगा। तो बोलो क्या समझे? एट 0 केल्विन सेमी कंडक्टर बिहेव्स लाइक परफेक्ट इंसुलेटर। एग्जाम का ये सवाल था, एग्जाम में पूछता है किस टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करता है, तो आंसर होगा 0 केल्विन। एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक परफेक्ट इंसुलेटर, बिहेव्स लाइक परफेक्ट इंसुलेटर। अब एक भी बॉन्ड फ्री नहीं है, टेम्परेचर बढ़ा दो तो कोवैलेंट बॉन्ड कमजोर बॉन्ड है, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा। ये बॉन्ड क्या करेगा? ब्रेक करेगा। और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इलेक्ट्रॉन अपना जगह को छोड़ करके वहां बाहर निकल जाएगा। अब बताइए इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? पहले बना था, अब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन फ्री मतलब चार्ज फ्री, चार्ज फ्री मतलब करंट आ जाएगा। करंट आने का मतलब है कि रेजिस्टेंस घट गया। पहले रेजिस्टेंस इनफाइनाइट था, क्या था? इतना ज्यादा था कि कोई करंट नहीं था, 0 करंट। फॉर्मूला से भी देखो अगर, तो ओम्स लॉ R इज इक्वल टू V बाई आई। बताओ I का वैल्यू अगर 0 बोलते तो इनफाइनाइट हो गया ना ये। अब बताओ टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो कौन ब्रेक किया? कोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? फ्री। इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो चार्ज फ्री हो गया। अब ये चार्ज के कारण करंट बढ़ेगा और रेजिस्टेंस, टेम्परेचर और बढ़ाएंगे और बॉन्ड ब्रेक करेगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी और बढ़ेगा, चार्ज और बढ़ेगा, करंट और बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा। मतलब सेमीकंडक्टर में तो उल्टा कहानी हो गया कंडक्टर के मुकाबले। वहां था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यहां है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। कितने लोगों को दिख गया ये घटेगा? जो दिख रहा है वही ना बोलने मेरे भाई।
और टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे बॉन्ड ब्रेक करता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो अब तक जगह छोड़ता है खाली, इस खाली जगह को बोलते हैं होल। आपसे बोलेंगे होल क्या है? होल इज नथिंग, वैकेंट प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैकेंट स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो जगह छोड़ के खाली बाहर आया, उस प्लेस को क्या बोलते हैं? होल, जिसको पॉजिटिव की तरह ट्रीट करते हैं। आई होप कि आप लोग समझोगे होल क्या है। तो होल क्या है? होल इज नथिंग बट वैकेंट स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको पॉजिटिव की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। तो ठीक है सर, ये हम लोगों ने क्या समझा? जो समझा वो लिख दे रहे हैं। अच्छा, एक बात एक्स्ट्रा बता दे रहे, इसमें काम नहीं है, सुन लो। इसमें ग्रुप 14 के अलावा और कोई मौजूद है? नहीं, पूरा सब ग्रुप 14 वाला है ना। इसको बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर या इंट्रिंसिक, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, ग्रुप 14 है। लेकिन आपको हम चैप्टर 14 में पढ़ाएंगे, इसमें एक बार ग्रुप 13 को मिलाएंगे और एक बार ग्रुप 15 को मिलाएंगे, क्यों वहां पढ़ेंगे। लेकिन मिलावट अगर कर देंगे ना, तो उसको बोलेंगे इम्प्योर सेमीकंडक्टर, नाम सुना दिया सिर्फ, या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसको बोलेंगे। ऐसा इसलिए करते, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। कैसे, क्या? लंबा चौड़ा कहानी है, लंबा चौड़ा कहानी है। इतना बात समझ में आ गया ना? तो बताओ क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि लो टेम्परेचर पे कैसा बिहेव कर रहा है, और अगर टेम्परेचर हाई करेंगे तो कंडक्टर की तरह। तो इसलिए नाम पड़ गया सेमीकंडक्टर। नाम पड़ा क्यों सेमीकंडक्टर, समझ में आया? क्योंकि कभी ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, तो कभी ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। क्लियर है आप लोगों को? तो देखो यहां ध्यान से समझोगे। क्या लिखने जा रहे हैं? लिखेंगे वेन, लिखेंगे पहले ऐसे लिखो, बेहतर ढंग से लिखो। लिखेंगे जनरली इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री, generally electrons are not free in case of, किस केस में? सेमी कंडक्टर। जनरली इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर। एक मिनट, सिर्फ 5 मिनट का पॉज है।
चलो देखो यहां ध्यान से, सेमीकंडक्टर नाम के ऊपर ये दिमाग में घुस चुका है ना, कभी इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है तो कभी कंडक्टर की तरह, तो नाम पड़ गया सेमीकंडक्टर। अब लिखेंगे क्या, जनरली इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, बट when temperature increases, some covalent bond breaks, some covalent bond breaks, which makes some electrons to become free as a result। बताओ, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, चलने लगा, रेजिस्टेंस घट गया, यही ना पूरा। इलेक्ट्रॉन का रुकना, मुश्किल होना, ना चलना को ही ना रेजिस्टेंस कहते हैं। एज अ रिजल्ट रेजिस्टेंस क्या कर गया बाबू रे, डिक्रीजेस। एज अ रिजल्ट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी सही है। तो बताओ, इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ कि सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। इसका मतलब तो यही हुआ, मतलब सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। आई होप यू गॉट इट, आपको इतना बात समझ में आया होगा। कंडक्टर में उल्टा होता था। अब हम लोग इसका आइए मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं, जिसके ऊपर एनसीईआरटी में 3 न्यूमेरिकल दिया है और मायने रखता है। 3 न्यूमेरिकल एक टॉपिक से दे दे, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट बात होगी। एक एनसीईआरटी में एक टॉपिक से तो एक ही न्यूमेरिकल मुश्किल से देता है, सब टॉपिक कवर भी नहीं करता न्यूमेरिकल में। और देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। देखो, मान लो ये रजिस्टर है, दो अलग अलग नहीं, एक बार ये रजिस्टर T1 टेम्परेचर पर है और फिर टेम्परेचर को चेंज करके T2 कर दिया, तो T2 टेम्परेचर दिखाने के लिए अलग फोटो बना दिया। दो अलग अलग रजिस्टर नहीं बता रहे हैं, समझ में आया आप लोगों को। ये रजिस्टर का सिंबल होता है, मान लो R1 रेजिस्टेंस है
T1 टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस क्या है, R1, और टेम्परेचर चेंज करेंगे, आपको ये पता है ना कि रेजिस्टेंस भी चेंज कर जाएगा, चाहे रेजिस्टेंस बढ़ जाए या घट जाए, ये डिपेंड करेगा मेटल है कि सेमीकंडक्टर, लेकिन चेंज तो करेगा। तो क्या बोला मैंने, T1 टेम्परेचर पे R1 रेजिस्टेंस और T2 टेम्परेचर पे R2 रेजिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट क्या पाया गया, एक्सपेरिमेंट से पाया गया कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा, जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल रेजिस्टेंस के। शुरुआत में जो रेजिस्टेंस है, इनिशियल रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर, एट रेफरेंस टेम्परेचर। बताओ शुरुआत में यहां इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है, R1, और टेम्परेचर क्या है, T1। अगर ये R1 ज्यादा होगा तो चेंज भी, चेंज का मतलब समझे, चेंज कैसे निकालेंगे, अरे R1 से क्या हुआ, R2, तो चेंज का मतलब क्या हुआ, R2 माइनस R1, यही ना चेंज इन रेजिस्टेंस हुआ। और ये किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल पे। अगर शुरू में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो चेंज भी, क्या ये आपको प्रूफ करना है, ये डिराइवेशन एनसीईआरटी में ना दिया है ना करना है। इसलिए जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है। तो चलो सेकंड बात, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस ज्यादा होगा अगर टेम्परेचर में चेंज ज्यादा होगा। सुनाई दिया आप लोगों को क्या बोला, अगर ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस में भी चेंज। मान लो टेम्परेचर में चेंज अगर 20 से 50 हुआ और एक बार चेंज 20 से 500 हुआ, तो किसमें ज्यादा रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, 20 से 500 में। टेम्परेचर ज्यादा चेंज करेगा तो रेजिस्टेंस में भी चेंज ज्यादा आएगा, मतलब R2 माइनस R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T2 माइनस T1। आई होप कि आपको इतना बात समझ में आया हो। तो बताओ चेंज इन रेजिस्टेंस कितना फैक्टर पे डिपेंड किया, 2। तो बताओ फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख दे, आप जो बोलोगे वही लिख देंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख दे, तो बोलेंगे सर चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस था रेफरेंस टेम्परेचर पे, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1। और आपको पता है कभी भी प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, अलग अलग जगह पे कांस्टेंट अलग अलग तरीका से दिया रहता है। तो यहां भी प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे अल्फा। याद रखना ये प्रोपोर्शनल है और ये अल्फा है, मिला मत देना दोनों। जैसे अल्फा बीटा गामा होता है ना थीटा, ये अल्फा का सिंबल है, अल्फा। बचा कौन, R1, आगे कौन, T2 माइनस T1। बोलोगे अल्फा क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, क्या ही होगा, प्रोपोर्शनल का निशान हटके जो आया उसका बेसिक नाम क्या पड़ता है, प्रोपोर्शनैलिटी। अब इसका एक नाम दिया गया, नाम भी तो फिर दे दिया जाता है, इसका नाम दिया गया नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या नाम दिया गया, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और यहां से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव सवाल आता है, देखना ध्यान से कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव आता है। एक तरीके के मैं आपको रटा दूं, मेटल के लिए पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर के लिए निगेटिव होता है, और कॉन्स्टेंटर और मैंगनीन के लिए नेग्लिजिबल होता है। ये हुआ, मैंने आपको रटा दिया, काम चल जाएगा, एग्जाम में रीजन नहीं पूछता, लेकिन मैं रीजन दे रहा हूं
ताकि भूल भी जाओ तो कॉन्सेप्ट याद रहे कैसे कैसे हो गया। सीखोगे ध्यान से, रीजन लो। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, R2 माइनस R1 बाई, जो दिख रहा वही ना पढ़ाई कर रहे हो भाई। अल्फा छोड़ दो, बाकी सब नीचे ले आओ। R2 माइनस R1 बाई R1, T2 माइनस T1, जो दिख रहा है वो लिख दिया। अब सुनो, अब जो तुम बोलोगे हम वही लिखेंगे, समझ समझ के बोलोगे। बोलो, T1 टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है और इस पर रेजिस्टेंस है 100 ओम, और हम बोल दे कि ये कंडक्टर का भी बात कर रहे हैं। और T2 टेम्परेचर हम 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स तुम लोग भरो। ये जो रेजिस्टेंस होगा, दो ऑप्शन देते, 90 वाला सही या 100 वाला सही, 110 वाला, ये तुम सोचो। टेक योर टाइम, हड़बड़ाना नहीं है। हम दो ऑप्शन दिया, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कंडीशन ये है। तो बोलेंगे सर अभी अभी आप पढ़ाया कि कंडक्टर के केस में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। यही पढ़ाया था क्या? टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है अगर वो मेटल है तो बताओ 100 से ज्यादा कौन है, 90 या 110? आंसर 110 होगा। कितने लोग सीख कंसेप्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब चलो यहां आओ, बताओ 110 में 100 घटाएंगे, आंसर प्लस में आया या माइनस में? चलो यहां किस में क्या घटाएंगे, 20 में 50 या 50 में 20? 50 में 20 घटाएंगे, आंसर काचे में आएगा? अब बताओ प्लस बटा प्लस। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि मेटल का अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो आंसर क्या दोगे? होगी जो है आपके सामने। एक बार और पढ़ते हैं, अब की में टेम्परेचर घटा के पढ़ते हैं। मान लो टेम्परेचर 20 से घटा के 5 कर दिया, टेम्परेचर 20 से घटा के 5 कर दिया और रेजिस्टेंस 20 पे था 100। तुम बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, 110 या 90? क्या लगता है, टेम्परेचर बढ़ गया या घट गया? और टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा क्योंकि मेटल है, तो रेजिस्टेंस घटेगा तो इस बार कौन सा सही हो जाएगा? और वहां पे वैल्यू डालो, तो बोलो वैल्यू डालो, अपने से डालो वैल्यू। पॉज कर लो वीडियो को और अपने से डालो वैल्यू, देखो तुम सीखे कि नहीं सीखे। और कोशिश जब तक तुम नहीं करोगे नहीं सीख सकते हो, याद रखना। बेईमानी करोगे, पॉज नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, बस देख के आगे बढ़े जाओगे तो सो भी जाओगे, लग रहा है लोरी चल रहा है। एग्जाम में भी नींदे आएगा, फिर वहां भी नहीं रहे कि सब कुछ लिख के 100 में 100 लाना। अभी जो एफर्ट डाल रहे हो वही तो 100 में 100 आएगा। बताओ R2 कितना, 90, R1 कितना, 100। अब तुम बताओ, ये तो पॉजिटिव ही हो, ये तो कोई बातें नहीं है। T2 कितना, 5, और ये कितना? अब तुम सोच सोच के बताओ, 90 में 100 घटेगा, 5 में 20 घटेगा, तो तुमको दिख क्या होगा, माइनस बाई माइनस। तो कुछ भी कर लो, टेम्परेचर बढ़ा लो या घटा लो, अगर वो कंडक्टर है तो वो पॉजिटिव ही आएगा। कितने लोग अब सोच सकते हो सेमीकंडक्टर के लिए? कहानी तो मैंने समझा दी है। अगर हम ये सेमीकंडक्टर के लिए लेके चले, तुमको बोल दें कि एक सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर नहीं सेमी। अब मान लो लो टेम्परेचर वाला ही पहले कर लेते हैं, तो बताओ सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर 20 पे 100 ओम था, टेम्परेचर और घटा दिया, रेजिस्टेंस कौन सा सही हो जाएगा, 90 या 110? तो सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर घटाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, हम लोग अभी अभी पढ़ा है, भूल गए तो फिर रिवाइज कर लो जाके बैक में। सेमीकंडक्टर के केस में
टेम्परेचर को घटाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इस बार कौन ऑप्शन सही? 110। 110 में 110 में 100 घटेगा, आंसर क्या आएगा? प्लस। और 5 में 20 घटेगा तो प्लस बाई माइनस, आंसर क्या आएगा? माइनस। क्या आप समझ क्या पाए सेमीकंडक्टर का अल्फा निगेटिव कैसे होता है? फिर हम बोले एग्जाम में रीजन पूछेगा इतना सारा नहीं, बस पूछेगा प्लस माइनस, टिक मार देना। लेकिन समझो, समझे रहोगे तो भूलोगे तो याद आ जाएगा कॉन्सेप्ट। कितने लोग रेजिस्टेंस बढ़ा के सोच सकते हो? बढ़ा के सोच लोगे? टेम्परेचर बढ़ा के भले बताओ, टेम्परेचर अगर 20 से 50 हो गया तो रेजिस्टेंस 100 से क्या हो जाएगा? 90। कम ना हो जाएगा? अरे सेमीकंडक्टर के केस में या क्या याद कराया कि टेम्परेचर बढ़ेगा, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, चार्ज का मोशन आसानी से होगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ गया, इस बार टेम्परेचर 20 में क्या घटाएंगे तो क्या आएगा? प्लस। लेकिन ऊपर 90 में ना 100 घट जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा? तो माइनस बटा क्या आएगा? तो एनी आओ, हम लोग कंडीशन समझ गए। अब आप चाहे रट जाओ समझ जाओ, वो तुम्हारी मर्जी, और समझना चाहिए। समझोगे ना तो रीजन वगैरह भी याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन लोगों से ज्यादा पूछता है अगला टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं, वो पूछता है किसके लिए अल्फा का वैल्यू नेग्लिजिबल होता है। अब नेग्लिजिबल का मतलब समझो क्या हुआ। पहले देखो, टेम्परेचर मान लो शुरू में है 20 डिग्री सेल्सियस और रेजिस्टेंस है 100। अब टेम्परेचर 1020 कर दो और कंडक्टर ही है, एक्चुअली में एलॉय है जो बता रहे। कौन है? एलॉय। एलॉय सुने हो ना, मिक्स मेटल जो होता है। तो टेम्परेचर अगर इतना कर दिया, देखा कि रेजिस्टेंस जो है 100.001 आया, बताओ तुमको क्या फीलिंग आया? कोई फीलिंग आ रहा है? तो बोलेंगे सर एक फीलिंग आ रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ाने पे रेजिस्टेंस पे लगभग कोई फर्क, ये फीलिंग आना चाहिए। क्या ये फीलिंग आया आप लोगों को? अरे जो देख रहे हो वही ना फील करा रहे हैं। हम एक ऐसा मटेरियल ले लिया, हम एक ऐसा मटेरियल ले लिया जिसमें टेम्परेचर जबरदस्त चेंज किया, 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज कर दिया, और रेजिस्टेंस को देखा कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। अब तुम इसके लिए कैलकुलेशन करो तो थोड़ा यहां पे करो ना कैलकुलेशन। बोलेंगे घटा दीजिए ना सर, 100.001 में 100 घटाएंगे कितना आएगा? 001। अरे आएगा बाबू। और नीचे में कितना? 100। और टेम्परेचर में चेंज कितना? 1000। कितने लोग ये सारा वैल्यू समझे जो मैंने लिख दिया? समझे? ऊपर क्या लिखा है? घटा लो ना रेजिस्टेंस, 100 में इतना घटाओ ना, भले 100.001 में इतना घटाओ ना, तो 0.001 आया। इनिशियल हो गया 100, टेम्परेचर में चेंज इतना, कितना आएगा? सॉल्व होकर डेसिमल हटाओ, 1 0 2 0 3 0 और आ गया। तो बताओ कितना जीरो है? 3 3 6 और 2 8, मतलब 10 का पावर 8 ऊपर जाएगा तो -8। इसका मतलब अगर ये लिखे तो 0.0000001। बताइए बहुत ज्यादा है कि बहुत कम? लगभग नियरली जीरो है कि नहीं इसका वैल्यू? तो बोलो अल्फा का वैल्यू नेग्लिजिबल होता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का प्रभाव जो दिख रहा समझ में आ गया। अब एग्जाम में पूछता है ऐसा 2 मटेरियल का नाम बताइए जिसका अल्फा नेग्लिजिबल होता है। बहुत पूछता है एग्जाम में ये सवाल, बहुत ज्यादा। तो ये 2 मटेरियल का नाम है
कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन। कॉन्स्टेंटन और ये दो एलॉय है जिसके लिए अल्फा का वैल्यू नेगली। बताओ इसका यूज कहां करते होंगे? तो बोलेंगे सर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट में करते होंगे जिसका हम नहीं चाहते होंगे कि गर्मी में अलग रीडिंग दे, जाड़ा में अलग रीडिंग दे। सोचो अगर किसी का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे बहुत डिपेंड करता तो गर्मी में हाई टेम्परेचर होता, अलग वैल्यू आता है आंसर का, और जाड़ा में लो टेम्परेचर होता तो आंसर क्या होता? अलग आता। समझ में आया? जैसे आगे हम पढ़ाएंगे, नाम सुन लो, नाम पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे ना, तो जिस तार का बनाएंगे ये सब इंस्ट्रूमेंट, उस तार का नाम ये है। मान लो एग्जाम में अभी आ गया, नेम द वायर यूज टू मेक द पोटेंशियोमीटर। भले तुम पोटेंशियोमीटर नहीं पढ़े हो लेकिन वायर का नाम दे सकते हो। कॉन्स्टेंटन और बोलेगा गिव रीजन, रीजन बताइए, तो दे दोगे? हाँ, क्योंकि इसका रीडिंग जो गर्मी में देगा वो जाड़ा में देगा। इसका रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड लगभग लगभग नहीं करता। सीबीएसई में पूछता है काहे नहीं करता, वो इससे भी आगे भागता है, काहे नहीं करता है। उसका भी एक लाइन का जवाब है, क्या है कि इन लोगों का रेजिस्टिविटी बहुत हाई होता है बस, और रेजिस्टिविटी मटेरियल का ना प्रॉपर्टी है। तो बोलो कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन जैसे एलॉय का रेजिस्टिविटी बहुत हाई होता है, तो इस कारण टेम्परेचर का इनके रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे हैव हाई रेजिस्टिविटी। दैट्स ऑल द आंसर। कह सकते हो पहली से थित्थर है, दो चार लात मार भी देगा तो कोई फर्क पड़े वाला नहीं है, पहली से थित्थर है, हाई रेजिस्टिविटी है। अब सुनो, अल्फा का नाम सुने, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी नियर टू जीरो, कैन बी नेग्लिजिबल। पॉजिटिव फॉर मेटल, नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर एंड नेग्लिजिबल फॉर मटेरियल्स लाइक कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन। क्लियर है? अब देखो इस अल्फा को डिफाइन करो तो, मान लो एग्जाम में बोल दिया डिफाइन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो एक बात याद रखना, कभी भी किसी को डिफाइन करना है ना तो सामने वाले के बराबर कर दो बस। सिर्फ यहां नहीं, हर टॉपिक में ये कहानी है, कभी भी किसी को डिफाइन करना है तो किसके बराबर कर दो? बराबर करने का मतलब देखो, अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस, लेकिन सामने वाले के बराबर कब? जब नीचे वाला सारा वैल्यू क्या हो। अब डिफाइन करो, बोलो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। कितना लोग सीख गया? अरे भाई सीखा। एक बात बताओ, आप लोग तो ये घर पे लिखोगे पूरा कहानी, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर लेके आओ। अल्फा R1 डेल्टा टी R2 माइनस R1। क्या कुछ अजूबा लिख दिया? अरे T2 माइनस T1 को डेल्टा टी लिख दिया। चलो R1 को इधर लेके आओ, तो R1 इज इक्वल टू R2, सॉरी R2 इज इक्वल टू R1, और एक्सप्लेन करके लिख देते हैं, प्लस अल्फा डेल्टा टी R1। जो दिख रहा है बोलो हाँ, अरे दिखा तो बोलो हाँ। कितने लोगों को दिखा? दिखा आप लोगों को। तो R2 इज इक्वल टू R1 कॉमन ले लो, 1 प्लस अल्फा डेल्टा,
तो ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखेगा तो समझ जाओगे ना। और ये भी सुनो, कभी कभी शुरू का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ले लेता न्यूमेरिकल बनाने के दौरान, तब बताओ उसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे? बोलेंगे शुरू का टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस क्या, आर नॉट। आर नॉट ये डिपेंड करता न्यूमेरिकल कैसा है। और तब इस केस में डेल्टा टी ना दिख करके केवल टी दिखेगा। कितने लोग समझे केवल टी दिखेगा? अरे टी -0 तो टी ही ना बचेगा रे। अरे समझा भी, ये कौन सा टेम्परेचर है? फाइनल वाला, मतलब ये वो टेम्परेचर है थीटा। ये रेजिस्टेंस कौन सा वाला है? टी टेम्परेचर वाला रेजिस्टेंस। गॉट इट? अरे टी टेम्परेचर और शुरू का टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस? 0। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना? आर नॉट। और टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना? आर टी। चलो एक तो ये फॉर्मूला होगी। एक बात बताओ, होता है रो एल बाई ए रेजिस्टेंस, होता है ना? आर नॉट ये क्या लिखे? रो नॉट एल बाई ए। आगे बोलो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, टी -0 भी टी भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टी -0 टी ही ना बचेगा। चलो कुछ काटेगा तो काटो, एल बाई ए, एल बाई ए। हम ये सब लिख रहे एग्जाम में, अगर फॉर्मूला टिक मारने के लिए दे दिया, ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल ना देकर टिक मारने के लिए दे दिया, तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। बाकी तो न्यूमेरिकल में देखेंगे हम लोग ये। अरे बुझाया, कभी कभी यहाँ पे टी ना दे के क्या लिख देता है, यहाँ पे थीटा। कुछ तो सिंबलाइज करो, कुछ तो सिंबलाइज करो, कहलाएगा तो टेम्परेचर वाला बात ना। क्लियर है यहां तक? अब एनसीईआरटी का एक सवाल, 3 सवाल का हम हिंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हिंट। और न्यूमेरिकल का वीडियो अलग से वीडियो सेक्शन में जाएगा, इसका डिफिनीशन आपके नोट्स में लिखा हुआ है, देख लेना। देखो ध्यान से, यहां एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस शुरू में दिया 100, बाद में रेजिस्टेंस 117 हो गया, शुरू में टेम्परेचर दिया 27 डिग्री सेल्सियस, बाद का टेम्परेचर पूछा है और अल्फा दे दिया है, जो भी अल्फा दे दिया। R1 कितना है? 100। कितने लोगों को लगता है कि T2 निकाल लोगे? हाथ खड़ा कर। कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी दिख रहा है इसमें? सब कुछ तो दिया हुआ है ना मेरे दोस्त। आप ये वाला हिस्सा को इधर लिया ना पहले, T2 माइनस, इधर क्या बचेगा? R2 माइनस R1 बाई अल्फा। सब कुछ दिया है, सब कुछ सॉल्व करके T1 को उधर ले जाना और सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, T2 आ जाएगा। कितने लोग बना लोगे? एनसीईआरटी का दूसरा सवाल एक्सरसाइज में जाए खोज लेना, क्योंकि नंबरिंग आप ओल्ड बुक और पुराना बुक, ओल्ड बुक और न्यू बुक का अलग है, तो हम नंबर नहीं बता रहे। सवाल पढ़ के तो बुझा जाएगा ना किसका क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का अगला सवाल, रेजिस्टेंस दे दिया है, लेंथ दे दिया है, एरिया दे दिया, रेजिस्टिविटी पूछा है, बना लोगे? बोलेंगे R इज इक्वल टू रो एल बाई, तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का सवाल है ये। अच्छा, रेजिस्टिविटी एरिया और लेंथ पे डिपेंड करता है? नहीं, भले फॉर्मूला में दिख रहा है। रेजिस्टिविटी का मेन फॉर्मूला क्या है? एम बाई एन स्क्वायर टाउ। भूलना मत। कोई बोलेगा कि लेंथ को डबल कर देंगे रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनसीईआरटी का अगला सवाल, R1 R2 R1 T1 T2 सब देख के अल्फा पूछ दिया, कितने लोग बना लोगे? बना लोगे? और एक अच्छा आखिरी सवाल एनसीईआरटी का, सुनो ध्यान से, ये एक अच्छा सवाल है। वीडियो में देख लेना, जिसका क्लास है। देखो यहां ध्यान से समझो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सुनोगे?
दिया हुआ है एक वायर है, इसमें 230 वोल्ट अप्लाई कर दिया गया। सवाल समझोगे, अच्छा जवाब बहुत आसान है, मैंने कि सवाल ही नहीं समझ में आता लोगों को। इंपॉर्टेंट सवाल समझना है। एक वायर है जिसमें कितना वोल्ट अप्लाई कर दिया, 230 वोल्ट, और इसमें करंट दे दिया है 3.2 एम्पियर। बोलो, एक रूम हीटर है जिसको 230 वोल्ट से सप्लाई किया गया और उसमें करंट है 3.2 एम्पियर। एक बात बताओ, थोड़ा देर बाद भी वही करंट रहेगा, वोल्टेज नहीं बदल रहा है, करंट वही रहेगा, करंट बदल जाएगा। तो बोलेंगे सर थोड़ा देर बाद तो गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट घट जाएगा। और क्वेश्चन में इसीलिए लिख दिया है कि इसका थोड़ा देर के बाद करंट हो जा रहा है 2.8 एम्पियर। आपसे इतना रीजन नहीं पूछे, तो मैंने आपको रीजन दे दिया। और लोग सोचता भी नहीं है, लोग सोच बस डाटा दिया, फॉर्मूला पे पुट करो, आंसर आया। अरे डाटा से कंसेप्ट तैयार करो जो पढ़े हो। कितने लोग समझे कि बाद में करंट कम क्यों हुआ, क्योंकि बाद में टेम्परेचर बढ़ गया। अच्छा, इसके बाद करंट और कम होगा। बोलेंगे ना सर, गर्म होते होते सूरज थोड़ी बन जाएगा, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर गेन करने के बाद टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, तो करंट भी। तो उसके बाद एनसीईआरटी लिखा है स्टेडी करंट गेन कर लिया, स्टेडी करंट, क्योंकि टेम्परेचर स्टेडी हो गया होगा। वोल्टेज तो अभी भी वही है, वोल्टेज अभी भी कितना वोल्ट है बताइए, 230 वोल्ट। बोला है अल्फा दे दिया है क्वेश्चन में, क्या दे दिया है, मटेरियल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दे दिया है, और T1 टेम्परेचर दे दिया है, और T2 पूछा है। तो बोलेंगे सर रुकिए फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 बाई R1 T2 माइनस T1। अब बताओ, R1 R2 तो दिया नहीं है, कोई बात ना सर, ओम्स लॉ, R2 हो जाएगा V बाई I2, R1 हो जाएगा V बाई I1। समझे तो हाथ खड़ा कर दो। अरे भाई वोल्टेज और करंट दिया है तो रेजिस्टेंस निकल ही ना जाएगा, वोल्टेज और करंट दिया है तो रेजिस्टेंस निकल ही ना जाएगा, हो गया। इससे ज्यादा घुमा ही नहीं सकता है वो सवाल। R1 को क्या लिख दे, V बाई I1, इसके अलावा T2 माइनस, अब तुम बताओ, सब कुछ दे रखा है, आप अलग से निकाल लेना पहले, ज्यादा कैलकुलेशन ऐसे करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। आप R1 अलग से निकाल लेना पहले, V बाई I1, और यहां से V बाई, और R1 R2 का वैल्यू डाल के सॉल्व कर लो। आई होप यू गॉट इट। तो अगला क्लास हम लोगों का इससे रिलेटेड ग्राफ सब होगा। क्या होगा, जो लगभग याद ही कर लेना होता है, एनसीईआरटी में जो दिया है। और पढ़ाएंगे कार्बन कलर कोडिंग, कार्बन कलर, और एक टॉपिक और पढ़ाएंगे सेल बैटरी। तो 3 टॉपिक अगले क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मिला तो किरचॉफ्स लॉ, और नहीं तो फिर आपको पता है कि हर संडे का क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो इस संडे को फिर अगेन सबसे इंपॉर्टेंट क्लास के लिए तैयार रहो। थैंक यू।